यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं और आज उनका ट्विटर में भी एक पोस्ट किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है यूक्रेन हर संभव कोशिश कर रहा है लड़ाई को ख़त्म कराने के लिए, लेकिन जो एंड डील होगी वो यूक्रेन के टर्म्स में होनी चाहिए। तो उनका जो ट्विटर में आज पोस्ट था वो उनका टोन में चेंजिंग का एक सिग्नल दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक ज़ेलेंस्की सीज़ फायर या फिर युद्ध विराम के लिए इतना ज़्यादा वो जोर नहीं डाल रहे, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि वो तभी युद्ध विराम करेंगे जब रसिया पूरा जो उसने कब्जा कर रखा है वो पूरा का पूरा इलाका यूक्रेन को दे दे, तभी रसिया के साथ वो सीज़ फायर करेंगे। क्योंकि वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए हैं आज ज़ेलेंस्की, तो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो इस समय डोमिनेट करेंगे इशू, वो एक तो यूक्रेन का इशू डोमिनेट होगा, दूसरा मिडिल ईस्ट में जो इसराइल और हमास के बीच जो कुछ हो रहा है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एक बहुत जानी मानी एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें दुनिया भर के लीडर इसमें सम्मिलित होते हैं। मिलिट्री के बड़े बड़े जनरल भी यहाँ पर आते हैं, डिप्लोमेट भी आते हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में किसी भी रसिया ऑफिशियल को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि जो रसिया जब से उसने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई शुरू की है तब से 2 साल हो गए। दोनों साल म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में कॉन्फ्रेंस में रसिया के किसी भी अधिकारी को नहीं बुलाया गया था। ज़ेलेंस्की जब यहाँ पहुँचे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जो मुद्दा होगा, जो उनका गोल होगा, वो ये होगा कि पहले तो मिलिट्री एड को सिक्योर किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा देशों के पास वो जाएंगे, मीटिंग करेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि वो यूक्रेन की मदद करे। और दूसरा जो केंद्र करेंगे, जो ध्यान अपना, वो ये है कि ब्रिटेन और जर्मनी, फ्रांस, ये 3 देश है जो कि यूक्रेन के काफ़ी सहयोगी है। तो ब्रिटेन ने तो सिक्योरिटी कमिटमेंट कर रखा है यूक्रेन के प्रति, और अब हो सकता है कि जर्मनी और फ्रांस भी यूक्रेन के साथ सिक्योरिटी कमिटमेंट करे, बायलैटरल सिक्योरिटी कमिटमेंट। तो हो सकता है कि ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें हो जाए। अदीविका जो इस समय इलाका है, यूक्रेन का इलाका है, इसमें लड़ाई अभी बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप से चल रही है। रसिया ने लगभग इस इलाके को 90% इसमें कब्जा कर लिया है। तो अदीविका में अगर आने वाले कुछ दिनों में ये यूक्रेन के हाथों से निकल जाता है पूरी तरीके से, तो इसके बारे में रिपोर्ट आई है इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार, ये यूएस का थिंक टैंक है, और इसने कहा है कि अगर ये यूक्रेन के कब्जे से बाहर भी निकल जाता है तभी भी इसका कोई ज़्यादा स्ट्रैटेजिक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी। तो अदीविका की बात की जाए तो अदीविका में जो 98% पॉपुलेशन यहाँ से विस्थापित हो चुकी है, और रसिया ने इसमें इतना ज़्यादा हमला किया है पिछले कुछ महीनों से कि ये पूरी बिल्डिंग जो यहाँ पर थी, उस बिल्डिंग का भी 90% से ज़्यादा बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी है इस अदीविका में। तो अदीविका में रसिया अक्टूबर से कोशिश कर रहा है इसको कब्जे में लेने के लिए, लेकिन पिछले 1-2 महीने से उसने ज़्यादा ही इंटेंसिफाई कर दिया है। और हो सकता है कि कुछ जो एनिवर्सरी है सेकेंड ईयर यूक्रेन लड़ाई को, उस एनिवर्सरी से पहले पहले रसिया इसको अपने कब्जे में ले सकता है और इसको एक पॉलिटिकल जीत के रूप में अपने जनता को बता सकता है। अभी वहाँ पर इलेक्शन भी होने वाले हैं रसिया में, तो पुतिन चाहेंगे कि इलेक्शन होने से पहले वो अदीविका को अपने कब्जे में ले ले, ताकि वो जनता को बता सके कि पुतिन ने काफ़ी हद तक वो सफल हो गए। लेकिन इसका जहाँ तक स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्णता है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अदीविका की जो पॉपुलेशन है वो पहले यहाँ से विस्थापित हो चुकी है। और दूसरा, यहाँ पर से दोनियास्क वाला जगह जो पड़ता है, दोनियास्क और लुहांस्क, वो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो रसिया के लिए आगे निकलना भी 15 किलोमीटर दूर होगा, तो उसको 15 किलोमीटर क्षेत्र तक पहुँचने में उसे समय लग सकता है। तो ये कोई इतना स्ट्रैटेजिक शहर नहीं बताया जा रहा है। और रसिया, लेकिन इसको रसिया के जो मिलिट्री ब्लॉगर है वो बार बार इस चीज़ को कहते आ रहे कि ये क्षेत्र को, ये जो अदीविका शहर है, इसको कब्जे में लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अदीविका को एक दोनियास्क का गेट भी बताया जा रहा है। रसिया के जो मिलिट्री ब्लॉगर कहते आ रहे हैं कि अगर अदीविका में रसिया का कब्जा हो गया तो दोनियास्क जगह जो रीजन है, दोनियास्क रीजन, उसका गेट हमारे लिए खुल जाएगा। यूएस के जो सीनेटर है वो आने वाले कुछ दिनों में हंगरी में पहुंचने वाले हैं, और ये जानकारी यूएस के जो एम्बेसडर है हंगरी में, डेविड प्रेसमैन, उन्होंने दी है। तो ये जो सीनेटर है हंगरी में जाके, जो ये इनका कोशिश ये रहेगी कि हंगरी की सरकार के साथ ये बातचीत करके जो स्वीडन का नेटो मेंबरशिप का अभी मामला फंसा हुआ है उसको सॉल्व करा जा सके। तो हंगरी ने अभी तक स्वीडन की जो नेटो मेंबरशिप है उसको रोक के रखा हुआ है।
तो कोशिश ये होगी कि किसी भी प्रकार से जो हंगरी है उसको मना लिया जाए, उसकी सरकार विक्टर ऑर्बन की सरकार है, तो उसको उनको समझा बुझा के बना लिया जाए, ताकि जो हंगरी है वो तैयार हो जाए स्वीडन के लिए। खबर आई थी कि रसिया की जो फोर्सेस है वो स्टारलिंक सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही है। स्टारलिंक सैटेलाइट ये एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स कंपनी का ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेटवर्क है, और इसके तहत स्टारलिंक टर्मिनल की मदद से कोई भी व्यक्ति जिसको ये जो इससे कनेक्ट हो सकता है वो इससे कम्युनिकेशन कर सकता है। तो अभी तक यूक्रेन को तो परमिशन मिली हुई है। यूक्रेन जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से वो लड़ाई में स्टारलिंक का सुविधा का इस्तेमाल कर रहा है, और बिना किसी टावर के मदद से वो सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेशन वो सिक्योरली प्राप्त कर रहा है। लेकिन आज खबर आई थी, पिछले 2-3 दिन से खबर आई थी कि जो रसिया की जो सेना है वो भी स्टारलिंक का उपयोग कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि स्टारलिंक की जो परमिशन है वो तो केवल यूक्रेन को मिली है, तो फिर रसिया कैसे यूज़ करने लग गया इसे। तो इसके मामला सामने आया तो उसके बाद जांच हो रही है, और ये पता लग रहा है कि जो यहाँ पर इंटरमीडिएरी उनकी मदद ली जा रही है, यानी कि जो मध्यस्थ लोग हैं, मध्यस्थ कंपनी उनकी मदद ली जा रही है। जो बाहर के देशों में स्टारलिंक की जो भी पार्ट है उनको रसिया में लाया जा रहा है, और उस पार्ट को तब रसिया में उस पार्ट को ऐसे तरीके से इस्तेमाल में लिया जा रहा है ताकि वो एक स्टारलिंक का कम्युनिकेशन से वो जुड़ सके। तो ये कोशिश हो रही है रसिया की कि वो स्टारलिंक का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और इसका उसको फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि जो स्टारलिंक नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। यूक्रेन अगर हैकिंग करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ तक बात है स्टारलिंक की, तो स्टारलिंक सैटेलाइट से कनेक्शन होता तो है इसका, लेकिन इसके सैटेलाइट बहुत सारे डालने पड़ते हैं, और एलन मस्क ने अभी तक 1000 से ज़्यादा सैटेलाइट उन्होंने आउटर स्पेस में भेजे हुए, तभी जाके स्टारलिंक जो कनेक्शन हो पाता है। तो रसिया का एक तरीका उसने एक ये ढूंढा है कि आने वाले समय में अगर यूक्रेन जो स्टारलिंक के ऊपर तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो यूक्रेन को अगर नुकसान पहुंचाना है तो रसिया ने एक एंटी सैटेलाइट वेपन निकाल रखा है। और जो एंटी सैटेलाइट वेपन है ये मिसाइल है जिसको अगर फायर रसिया करेगा तो इकट्ठा ये एक मिसाइल से कई 100 सैटेलाइट इससे विस्फोट हो सकते हैं, वो ध्वस्त हो सकते हैं। तो रसिया ने ये कल जो वेपन है इसको कल इस वेपन के बारे में जानकारी मिली थी, और इसको बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन है, यानी कि ये जो एंटी सैटेलाइट वेपन है ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। और इसको जैसे रसिया फायर करेगा आने वाले समय में, तो ये आउटर स्पेस में जाके ये जब विस्फोट हो गए तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलने के कारण जो सैटेलाइट है वो ध्वस्त हो जाएंगे। तो अगर रसिया को ऐसे ज़रूरत आने वाले समय में पड़ेगी तो वो यूक्रेन को जो नेटवर्क सिस्टम है यूक्रेन का स्टारलिंक से जो चलता है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है।